दिख रहा है आप स्क्रीन? मैम। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? अच्छा हेलो। वो माइक म्यूट था। दिख रहा है ना? हाँ। ठीक है हाँ ठीक मैम, मैम एक बात बताऊँ? है। हाँ बोलो। यस मैम। मैम, आपने एक बार आपका नोटबुक हम सबकी साथ शेयर किया था। हम्म। वो एक बार थोड़ा डिलीट कर दीजिएगा। मतलब हम लोगों को तो वो नीड नहीं है। और मतलब मैं मेरे डिवाइस से क्लोज कर दिया, मगर हम्म। आपका फिर भी ऑप्शन दिखा रहा है। मतलब मेरे को ऑप्शन दिखा रहा है कि आपका नोटबुक में पढ़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, चेक करना एक बार। चलो देखते हैं, फिर उसको बाद में देखते हैं। हम्म। देखो फील्ड अगर इनफाइनाइट हो गई, तो अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको, वी के अंदर केवल एक वेक्टर भी पड़ा है, मान लो 1,0, तो क्या होगा? अल्फा टाइम्स ऑफ 10, यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसके अंदर आएगी? वेक्टर स्पेस के अंदर ही आएगी। और ये अल्फा कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट फील्ड से। तो जब ये अल्फा की चॉइसेस हमें पता चलेंगी तो कितनी होगी? इनफाइनाइट चॉइसेस होंगी ना इस अल्फा के पास। तो हर एक डिफरेंट अल्फा की वैल्यू रखते रखते हमें इनफाइनाइट डिफरेंट वेक्टर्स मिल जाएंगे। जैसा अल्फा 1 रखा तो आपके पास कोई एक नया वेक्टर मिलेगा जिसको आप V1 नाम दे सकते हो। अल्फा 2 रखा तो कोई एक नया वेक्टर मिलेगा जिसको V2 नाम दे सकते हो। अल्फा 3 रखा तो एक नया वेक्टर मिलेगा जिसको V3 बोल सकते हैं। तो इस तरीके से नेवर एंडिंग प्रोसेस में आपको इनफाइनाइट वेक्टर्स मिलते जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर फाइनाइट वेक्टर नहीं आ सकते, इनफाइनाइट वेक्टर ही होंगे। ठीक है। अब बात आती फाइनाइट वेक्टर स्पेस क्या होता है, फाइनाइट वेक्टर स्पेस क्या पॉसिबल है? अगर फील्ड फाइनाइट हो गई तब ये पॉसिबल है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और मैं ग्रुप थ्योरी में बता दूंगी, क्योंकि अभी इसका कुछ खास यूज है नहीं फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस का। V ओवर F एक फाइनाइट वेक्टर स्पेस हो सकता है अगर फील्ड हो जाए फाइनाइट। ठीक है। अगर फील्ड फाइनाइट हो जाए और वेक्टर के अंदर भी, इसके अंदर भी फाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, यानी डायमेंशन ऑफ V कुछ ना कुछ फाइनाइट हो जाए। ठीक है। और फील्ड भी फाइनाइट हो जाए तब हो सकता है वेक्टर स्पेस फाइनाइट। जीरो वेक्टर स्पेस तो इसका एक एग्जांपल है ही। फिर उसके लिए हमें थोड़ा फाइनाइट फील्ड्स के अंदर जाना पड़ेगा ना, Z2 Z p, इन पे जाना पड़ेगा, कई लोगों ने पढ़ रखी होंगी। पर जब इनकी बात आएगी ग्रुप थ्योरी में तब हम इनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, फाइनाइट फील्ड्स के बारे में आप ज़्यादा पता कर पाओगे उस वक्त। ठीक है। तो एग्जिस्ट करते हैं मतलब। ठीक है। हाँ मैम। हम्म। तो ग्रुप थ्योरी में थोड़ा इसको और अच्छे से देखेंगे। तो ग्रुप थ्योरी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उससे काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। हम्म। अच्छा कौन सा क्वेश्चन पे थे हम? 11th हो गया था। 12th, 12th वाला भी हो जाएगा। 12th का क्या आंसर बनाया आपने? 12th में देखो क्या कह रखा है, वही CAB फंक्शंस की बात कर रखी है। फिर इन्होंने क्या ये रखा है? नहीं हुआ मैम। सेकंड आएगा मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबस्पेस? नॉट अ सबस्पेस पूछा हुआ है उन्होंने। ठीक है, सेकंड आएगा, बिल्कुल सही है। सेकंड क्यों आएगा? क्योंकि ये सबस्पेस नहीं है। ऊपर वाला क्या है, देखो क्या बोल रखा है। अब लिमिट किसी भी पॉइंट पे लगाए, बस वो पॉइंट उस इंटरवल के अंदर होना चाहिए, ये बात समझो।
लिमिट उन्होंने किस पे निकाल रखी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके मिड पॉइंट पे लिमिट निकाल रखी है विच इज ए प्लस बी बाई टू। तो उससे उसको देख के कंफ्यूज मत हो, तो लिमिट पॉइंट किसी न किसी पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी पॉइंट पे बता रखी है कि इस पे लिमिटिंग वैल्यू हर फंक्शन की 0 है। ठीक है, अगर आप दो फंक्शंस ऐसे लोगे जिनकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है, उनको ऐड करोगे, लिमिट फिर से लगाओगे उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ प्लस लिमिट ऑफ जी, जो कि क्या हो जाएगा, दोनों ही 0 है तो 0 हो जाएगा। तो 0 कभी प्रॉब्लम करता ही नहीं है। इसी तरीके से अल्फा टाइम्स लिमिट ऑफ अल्फा एफ निकालोगे, वो भी 0 आ जाएगा, अल्फा इंटू 0 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से 0 बन जाएगा। तो 0 कभी प्रॉब्लम नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सबस्पेस बना। थर्ड ऑप्शन, अब देखो ये c माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से क्या समझते हो आप, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस फ्रॉम R to R मैम। R टू R माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बात कर रखी है ना, तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही होंगे। अब इसके अंदर दुनिया जहान का कोई भी फंक्शन डाल दो, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, एक बार ये तो इवन फंक्शन होगा ना। हाँ, इवन फंक्शन बिल्कुल, इवन फंक्शंस के सेट सबस्पेस बनाएंगे। हाँ मैम, इवन फंक्शन सब लोग प्रूव कर लेंगे ना, किया भी था हमने क्लास में पहले। तो इवन फंक्शंस का सेट तो सबस्पेस बनाता है। बस सेकंड वाले में ही प्रॉब्लम है, ये चाहे इसको आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन से चेक करो, चाहे एडिशन से चेक करो। एफ और जी दो फंक्शन लोगे, उनकी एडिशन चेक करोगे, एडिशन पे लिमिट चेक करोगे, लिमिट एफ प्लस जी वो क्या आ जाएगी, 1 + 1 2 के बराबर आ जाएगी। पर कंडीशन क्या है कि 1 आनी चाहिए, इसका मतलब एडिशन क्लोज नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, 0 फंक्शन नहीं आएगा, यानी 0 वेक्टर इसके अंदर नहीं है। उस तरीके से भी सोचा जा सकता है। ठीक है, एक ही बात है। मैम 13 जब हम इस फंक्शंस का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं वेक्टर स्पेस, तो पहले हमको चेक करना है वो 0 दे रहा है किसी पॉइंट पे कि नहीं दे रहा है। हाँ, पहले यही चीज चेक कर लो कि 0 वेक्टर उसके अंदर है कि नहीं है। अब 0 वेक्टर होने का मतलब ये नहीं कि 0 एलिमेंट हो, वो डिपेंड करता है। अगर यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये देख लो कि 0 वेक्टर उसके अंदर है या नहीं। अगर वेक्टर हाँ, और दूसरी बात ये देखना है कि जो कंडीशंस दिया हुआ है उसके जरिए वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है कि नहीं, मतलब जो ये माने वेक्टर का एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यही तो सब स्पेस अगर चेक करो, ये बात ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करके दिया जाए, देखना क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। देखो ध्यान से, ये कहा जा सकता है कि let b is equal to r square and field is equal to r, where vector addition is defined as, डिफाइन किए वेक्टर एडिशन, कोई दो वेक्टर दिए हैं a1 b1, इसके अंदर से a2 b2, इनकी एडिशन किस तरीके से डिफाइंड है, a1 माइनस a2 b1 माइनस b2। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइंड है, k टाइम्स ऑफ एनी वेक्टर। k कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, और ये वेक्टर स्पेस से आ रहा है। ये किस तरीके से डिफाइन की गई है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब स्पेस नहीं चेक करना है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए बोला है, क्योंकि यूजुअल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाता था अगर तो हम कह देते थे कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा ही। यहाँ पे पूछा है आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं। अगर कोई आपसे ऐसे इन जनरल पूछ लेता है आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तब तो आप कहेंगे ये तो होता ही है वेक्टर स्पेस और इसकी डायमेंशन 2 होती है। लेकिन वेक्टर एडिशन कुछ इस तरीके से डिफाइन करके दे दे, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ चेंज कर दे, कोई भी एक चेंज कर दे या दोनों चेंज कर दे। इस केस में मैंने क्या किया, दोनों चेंज कर दिए। इस तरीके से चेंज करके दे दिया जाए, तब आपको सारी कंडीशंस देखनी होंगी, तब आपको वेक्टर स्पेस वाली कंडीशंस देखनी है, सब स्पेस वाली नहीं।
हो सकता है ये दो कंडीशन होल्ड कर जाए, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, पर यहाँ पे आपको वेक्टर स्पेस चेक करना है, यहाँ पे आपको सब स्पेस चेक नहीं करना है। ठीक है, पहले इसको वेक्टर स्पेस तो बनाओ और ठीक है। देखो इन कंडीशंस के हिसाब से वो बन रहा है कि नहीं। तो सब स्पेस कब चेक करोगे, जब ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसका वो सबसेट बन रहा है, तब सब स्पेस आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, हर एक क्वेश्चन में ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ सी ए बी। अब सी ए बी तो आपको पता है वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है, रेलेवेंट ए और बी दे रखे होंगे, तो इन्होंने यहाँ पे बोल ही रखा है कि सी ए बी का सब स्पेस नहीं, मतलब सी ए बी वेक्टर स्पेस है उनके अकॉर्डिंग। ए और बी ऐसे होंगे कि उसके वेल डिफाइंड होंगे भाई, कि उसके अकॉर्डिंग सी ए बी सब तो वेक्टर स्पेस बन रहा होगा। अब उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने 4 सबसेट दे दिया और बताया, पूछा गया कि सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जैसे देखोगे, यहाँ पे भी सब स्पेस की बात की गई है और वेक्टर स्पेस ऊपर डिफाइन करके दे रखा है, वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर, देन द सेट W कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस फॉर विच A स्क्वायर इज इक्वल टू A। ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होती है, इनका कुछ खास नाम पढ़ा था हमने, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन सी बता रहे हो आप ज्ञानेश? मैं वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब आप पहली चीज क्या चेक करोगे भाई, इसमें जीरो मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी जीरो वेक्टर है कि नहीं। तो इसका जीरो वेक्टर एक जीरो मैट्रिक्स होगी, क्या वो इसके अंदर होगी? अगर होगी तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी जीरो मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 0 इंटू जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। यस, बिल्कुल ट्रू है, यूनिवर्सली ट्रू है, ठीक है। मैम ये तो सबस्पेस नहीं होगा क्योंकि क्लोज्ड ही नहीं है वेक्टर एडिशन के। हाँ, वेक्टर एडिशन के अंदर क्लोज नहीं है, पहले आप ये चेक कर लिया करो उसके अंदर जीरो मैट्रिक्स है कि नहीं है। ऐसा भी होता है, देखो जीरो वेक्टर चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सब स्पेस होता है एक नॉन एम्प्टी सेट। पहले कोई सेट नॉन एम्प्टी होगा तभी आप सब स्पेस की बात कर सकते हो, ठीक है। एम्प्टी सेट को सब स्पेस नहीं बोला जाता, हाँ ठीक है। मैम, और तो नॉन जीरो, एम्प्टी सबस्पेस में तो जीरो तो रहेगा ही, जीरो वेक्टर। हाँ, जीरो इसलिए चेक किया जाता है ताकि वो नॉन, उसकी गारंटी मिल जाए कि वो नॉन एम्प्टी है। दूसरी बात, कई बार जीरो वेक्टर चेक करते ही आपको पता चल जाता है कि वो सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा, तो वहां से फायदा भी मिल जाता है। तो मेन तो नॉन एम्प्टी के लिए चेक किया जाता है। अब तो ये नॉन एम्प्टी तो नहीं है, पता ही हमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इनफाइनाइट होती हैं, कैसी कैसी क्या क्या कैसी कैसी शक्ल की होती है, वो हम आगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे, आइगन वैल्यूज वगैरह तब देखेंगे इनकी डिटेल्ड प्रॉपर्टीज। तो अगर ए प्लस ए और बी आइडेम्पोटेंट है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ये गारंटी नहीं है कि ए प्लस बी भी आइडेम्पोटेंट होगी। इसका कोई एग्जाम्पल भी सोच सकते हो आप, एग्जाम्पल अभी से सोचना शुरू कर दो मैट्रिक्स के केस में। बताओ, मेरी हेल्प करो थोड़ी निकालने में। अगर ये मैट्रिक्स मैम देखी ए जाए, मैट्रिक्स है 0 1 और 0 1 रो वाइज। अच्छा, ए इज 0 1, 0 1 0 1। ठीक है, आइडेम्पोटेंट है ये। मैम इसमें a माइनस भी कर सकते हैं एडिशन की जगह? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि माइनस, तो एक सेकेंड, माइनस बी होनी चाहिए ना। वैसे तो आप माइनस बी का स्क्वायर करोगे बी आ जाएगा, वैसे तो माइनस बी बिलोंग ही नहीं कर रही उससे, जो कंडीशन दे रखी है इन्होंने। करना क्या चाहा है आपने, वैसे बताओ। और b मैट्रिक्स ली है मैम 1 0 0 0। 1 0 0 0 जो ये लिए, ठीक है। ये सर, तो a माइनस a और b दोनों आइडेम्पोटेंट है, लेकिन a माइनस b नहीं है। ए माइनस बी नहीं है। खैर, एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, चलो एग्जाम्पल मिल गया, लेकिन पूरी तरह यहाँ से नहीं बोला जा सकता। अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर स्केलर लिया जाए -1, ठीक है, फील्ड कौन सी दे रखी है इस पे भी ध्यान दे दिया करो एक बार, सारी चीजों पे ध्यान दिया करो। फील्ड यहाँ पे क्या रखी है, ओवर आर, मैट्रिसेस ओवर आर, मैट्रिक्स की एंट्री भी आर से आ रही है और फील्ड भी आ रही है। तो स्केलर -1 इजीली लिया जा सकता है। -1 जब आप लोगे तो -1 इंटू ए, जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो होगी -a। अब इसको एक बार चेक करो, क्या ये आइडेम्पोटेंट बनेगी? -a का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -a, लेकिन ए किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल। -a के इक्वल नहीं आया, जिसका स्क्वायर करेंगे उसी के बराबर आना चाहिए था।
लेकिन ये ए के बराबर आ गया, तो क्या हुआ, ये आइडेम्पोटेंट नहीं हुई। कोई भी स्केलर लेते इस तरीके से आप, 2 स्केलर लेते उसको ए से मल्टीप्लाई करते, मैट्रिक्स क्या मिलती, 2a। 2a का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए था, 2a का स्क्वायर बराबर आना चाहिए था 2a के, क्या होता है बराबर, ये तो 4a स्क्वायर बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 4a। तो ये तो 4a आ गया, आना चाहिए था 2a। तो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होती, इजीली आप चेक कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई काउंटर लेने की भी जरूरत नहीं। ठीक है ना, काउंटर इसका भी मिल जाएगा, और सोचना हाँ a मैम। माइनस बी करने की बजाय a प्लस बी करना। ठीक है, 2 मैट्रिसेस। तो मैम काउंटर एग्जाम्पल थोड़ा खोजना जरूरी है, क्योंकि आप देखिए अगर ए आइडेम्पोटेंट है और बी खोजना भी बी वेक्टर भी आइडेम्पोटेंट। खोजना जरूरी नहीं है, खोजना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप आइगन वैल्यूज करोगे ना, पता नहीं डायगोनलाइजेशन आपके हाँ इसके बस में है कि नहीं, शायद है डायगोनलाइजेशन, उसमें बहुत हेल्प होती है। 2x2 के छोटे मोटे एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे रियल में काउंटर ले लेके आप काट रहे थे, यहाँ भी वही काम चलेगा। हाँ हाँ मैट्रिसेस में काउंटर एग्जांपल ठीक है लेना, तो छोटी मोटी मैट्रिसेस के आपको एग्जांपल पता होने चाहिए, इसलिए मैंने कहा है कि सोच लेना। ठीक है, ठीक है मैम। तो एडिशन में ऐसा सोचना, ये a माइनस भी काम नहीं करेगा एक तक, क्योंकि माइनस भी तो ऑलरेडी क्लोज नहीं है, तो कोई और एग्जांपल सोचो। मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन खोजना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तो मिल ही जाएगा एग्जांपल आसानी से, एडिशन में सोचना। अच्छा, इज नॉट सबस्पेस ऑफ v एज इट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हाँ, वो वेक्टर बी एंड सी एडिशन में होगा क्लोज मैम। नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो आंसर सिंगल करेक्ट है, तो 4th ऑप्शन आएगा, क्योंकि 2 और 3 करेक्ट हैं, तो 4th आएगा। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपका सिंगल करेक्ट में, आएगा तो मल्टीपल करेक्ट में ही आएगा, 2 और 3 और 4 तीनों ही आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, इस तरीके से डाउट नहीं डालते एग्जाम वाले, इन्होंने इस तरीके से दे रखा है, बाकी मल्टीपल में ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। एक सेकेंड, यहाँ पे पीडीएफ खत्म हो गया, मुझे तो लग रहा है एक और पेज होना चाहिए था। ये तो है वो 14 वाला 15 वाला। इसमें मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन नहीं आए क्या आपके, कुछ मिस नो हो गया मैम, था। ओनली एमसीक्यू ही था। चलो ठीक है, मैं दे दूंगी वो अलग से, एक और बेसिस ठीक है। डायमेंशन वाली असाइनमेंट आज दे दूंगी मैं, हाँ शायद मैम। मैंने ड्राइव में और अपलोड भी कर दी है, वो देख लेना और जाके। मैम हम्म, और मैम हो सके तो आपने जो थोड़ी देर आगे पिछले जो आपने पहले जो आपने दिया था ना, जो फुल वेक्टर स्पेस चेक करना था, अगर कोई कौन सा? यूजुअल नहीं दिया होता तो मैं हाँ यूजुअल हाँ एडिशन हाँ और डिवीजन हाँ उस वाले क्वेश्चन भी अगर हो सके तो थोड़ा डाल देना। हाँ हाँ ठीक है, वो भी डाल दूंगी, वो मेरे दिमाग में भी आ ही रहे थे, वो भी डाल दूंगी मैं, है मेरे पास वो वाले क्वेश्चंस, मैं याद दिला दिया, अच्छी बात है, वो तो मैं वैसे डालने ही वाली थी, कल सुबह तक ये सारे डाल दूंगी। बाकी जो बेसिस डायमेंशन के डाले हैं वो तो आज ही डाल दिए, वो आज ट्राई कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उसमें जो इजी लगे वो ट्राई कर लेना, बाकी हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते टाइम हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा मुश्किल लगे, देख लेना, बाकी जो इजी लगे वो कर लेना, बाकी हो जाएंगे ज्यादातर उसमें से। ठीक है, 14th क्वेश्चन में क्या रखा है, consisting of all those matrices which commute with this particular matrix. W is the set of all those matrices जो गिवन कोई भी m मैट्रिक्स है उसके साथ कम्यूट करती हैं। तो बताओ ये सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। मैम मैंने तो अभी तक कोई काउंटर एग्जांपल पाया नहीं, मिला नहीं मेरे को। तो प्रूफ करने की कोशिश करते, हाँ किसने किया और मैम, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की। नहीं मैम, गलत दिशा में खोज रहे थे ना, क्योंकि प्रूव करना था इसको। ये होता है सब स्पेस, एक बार मैं स्टेटमेंट देख लूं, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस A belongs to V such that AM is equal to M. W is the set of all those A belongs to vector space such that AM is equal to MA.
AM इज इक्वल टू MA, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर मैट्रिक्स में ऐसा बोल दिया जाए AX मतलब AM इज इक्वल टू MA, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या होती है इन जनरल, वो कम्यूट नहीं करती है। ठीक है, अगर हमने बोल दिया कि ये कम्यूट कर रही है तो यहाँ पे कुछ खास हो जाता है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इन्होंने क्या रखा है, M इज अ गिवन फिक्स मैट्रिक्स, उन्होंने M कोई मैट्रिक्स ऑलरेडी डिफाइन करके दे रखी है। ठीक है, M मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करने वाली जो भी A मैट्रिसेस का सेट है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, ये बताना है। अच्छा, M मैट्रिक्स, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा एग्जाम में, एक बात बताती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आम आदमी की तरह सोचो। यहाँ पे ज्यादा दिमाग कभी मत लगाया करो इतना कि दिमाग सारा खर्च हो जाए। एग्जाम में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा कुछ एग्जाम में दे दिया जाए गिवन मैट्रिक्स M, तो आपके हाथ में कमान आ जाती है कि आप उस मैट्रिक्स को अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। तो सबसे अच्छी मैट्रिक्स मुझे लगती है आइडेंटिटी या जीरो मैट्रिक्स। एक बार पुट करके देखो M को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, W क्या बनेगा? अगर M को आइडेंटिटी पुट कर दिया, W क्या बनेगा? AI इज इक्वल टू AI इज इक्वल्स टू IA, यानी A इज इक्वल्स टू A। अब A इक्वल टू A, तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी ये सभी A बिलोंग्स टू V के लिए ट्रू होगा। तो W क्या बन जाएगा? V बन जाएगा। हाँ मैम। क्वेश्चन को कभी इतना मत सोचा करो कि मैंने ये पढ़ा था तो मुझे यही इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट वेक्टर स्पेस बन चुका है, मेरी अपनी मर्जी की मैट्रिक्स जो भी मैंने ली थी उस हिसाब से। ठीक है, एक तो आप कहते हो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हैंडल हो पाते, हैंडल इस तरीके से करना सीखो। ठीक है, ये चीटिंग वाला तरीका भी सीख जाओ। मेथड तो सीखना ही है हमें, कंसेप्ट तो सीखना ही है, लेकिन क्वेश्चन हैंडल करना आना चाहिए आसान तरीके से। तो यहां से V बन गया ये। अब V तो वेक्टर स्पेस उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छिपा था, ये तो वेक्टर स्पेस है, मतलब ये खुद का ही सब स्पेस बन जाएगा। तो जो सब स्पेस वाली बात पूछी हुई थी, तो यस इट इज अ सब स्पेस। एक बार ये M को जीरो मैट्रिक्स पुट करके देखो, मैंने दो कंडीशंस आपको बताई थी, एक बार M को आइडेंटिटी पुट करके देखो, एक बार जीरो। दो अच्छी मैट्रिक्स हमें पता है, शरीफ मैट्रिक्स। W is the set of A belongs to V such that A0 is equals to 0 A। अब यहाँ जो लाइन लिखी जाएगी वो ये होगी, A belongs to V such that 0 मैट्रिक्स is equal to 0 मैट्रिक्स। अब ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है कि नहीं? हाँ मैम। यूनिवर्सली ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फिर से W इज इक्वल टू V बन जाएगा। इस केस में भी यस इट इज अ सबस्पेस। वैसे आपको दो पुट करके नहीं देखनी थी, एक पुट करके देखते काम खत्म हो जाता, वो तो मैंने करके दिखा दी आपको कि आप दो एग्जाम्पल इस तरीके के भी सोच सकते थे। चलो अब मेथड पे आते हैं। तो सबस्पेस बन गया, आंसर तो हमें पता चल गया। तो अगर AM इज इक्वल टू MA है, लेट A बिलोंग्स टू, जो भी W दे रखा था हमें, तो उससे एक मैट्रिक्स मान ली, लेट A बिलोंग्स टू W। हम दिखाना चाहते हैं, सॉरी B भी आएगा इसके अंदर, B और A W से बिलोंग करते हैं, हम दिखाना चाहते हैं B प्लस A बिलोंग्स टू W। इसके लिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें क्या प्रूफ करना होगा? A प्लस B लिखो या B प्लस A लिखो, माइंड मत करना, मैंने ऊपर B प्लस A लिख दिया है, पीछे A प्लस B लिख रही हूँ। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो कुछ भी लिख सकती हूँ ना मैं। A प्लस B इंटू M इज इक्वल टू M इंटू A प्लस B प्लस A। ठीक है, ये ट्रू होना चाहिए। एक बार चेक करो, अगर इसको ट्रू ना भी करो तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, चलो ऐसे लेके चलते हैं, AM प्लस BM के बराबर आ गया ये। अब A और B W के अंदर हैं, तो क्या होगा, ये बातें तो हमें गिवन ही कर रखी है क्वेश्चन में कि AM MA के बराबर होगा, BM MB के बराबर होगा। AM की जगह MA कर दो, BM की जगह MB कर दो। और अब क्या करो, मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके M को कॉमन लेके A प्लस B कर दो। आर वी डन? ठीक है, अब आप बोल सकते हो हाँ। कि A प्लस B बिलोंग कर रहा है W से।
हाँ हाँ। अब आप लोग कहाँ पे कंफ्यूज हुए होगे? इतना सिंपल सा प्रूफ था, आप लोग कहाँ पे कंफ्यूज हुए होगे? आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट में बोल क्या रखा है, शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा वेक्टर मान के चलें। कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हम सबको पता है, दो ही प्रॉपर्टी शो करनी होती है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन शो कर सकते हो आप? हाँ देखो तो हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या करना होगा, अल्फा टाइम्स ए लोगे, अल्फा टाइम्स ए एम, इसको किसके इक्वल दिखाना होगा, अल्फा एक मैट्रिक्स लेके चले, ठीक है। अल्फा को बाहर निकाल लोगे क्योंकि वो स्केलर है, इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी जितनी यूज होती है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी यूज होती है। तो ब्रैकेट कहाँ लगा रही हूँ कहाँ नहीं लगा रही हूँ, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है, उसको ध्यान से देखा करो, कहीं डाउट आए तो पूछा करो। तो अल्फा क्या है, ए ऐसे ही पड़ा रहेगा बेचारा, इसको क्या लिखा जा सकता है, अल्फा एम ए, ठीक है। अब इस अल्फा को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया जा सकता है किसी भी मैट्रिक्स से, कोई दिक्कत नहीं होती, मैट्रिक्स में ऐसे स्केलर मल्टीप्लाई कर दो आगे पीछे करके। तो ये जो एम होगा इसको ऐसे ही लिख दो, और ये जो अल्फा होगा उसको अल्फा ए करके लिख दो। तो अल्फा ए एम किसके बराबर आ गया, एम अल्फा ए के बराबर। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड कर गया। अब ध्यान से देखो W है क्या, W पे एक बार नजर मारो। A belongs to V such that AM is equal to MA. Set of all those A belongs to V, set पढ़ना सीखो। Set of all those A belongs to V यानी set of all those matrices in V, V क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एंड क्रॉस एंड मैट्रिसेस, यानी स्क्वायर मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस दिया गया है। उसके अंदर से सारी वो ए टाइप की मैट्रिक्स उठानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब यहाँ पे आए हम ए एम इज इक्वल टू एम ए पढ़ा, ए एम इज इक्वल टू एम ए आपने पढ़ा, तो ऊपर जाके एक बार देख लो एम ए क्या है, दोबारा पढ़ लो। विच कम्यूट विद अ गिवन मैट्रिक्स एम, वही जो बात ऊपर कर रखी है वही बात नीचे कर रखी है, बस एक्स्ट्रा बात ऊपर से क्या पता चली कि गिवन मैट्रिक्स एम, एम इज गिवन टू यू, एम कोई फिक्स मैट्रिक्स है, एक टाइम पे एम को फिक्स करके चलना है। उसके हिसाब से जो जो ए उस एम के साथ कम्यूट करेंगी वो ए हमारे सबस्पेस फॉर्म करेंगी, ठीक है। बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे, नॉट सबस्पेस गलत गलत रीजन दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। 15th, which of the following is not a subspace? हाँ क्या बनाया 15th का, सबस्पेस ऑफ द पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, इसका सबस्पेस कौन सा नहीं होगा, ये फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज इजी, कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स डिविजिबल बाय एक्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से दोगे इसका, वी वेक्टर स्पेस है सभी पॉलिनोमियल्स का, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। V is a vector space of all polynomials with real coefficients Px. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 anxn, ठीक है। ai's कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल से, उन्होंने क्या रखा है, रियल कोफिशिएंट, वो वाली बात मैंने यहाँ लिख दी। n बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी नेचुरल नंबर की कोई भी डिग्री हो सकती है, क्योंकि ये है कौन सा, पीआर सेट की बात कर रखी है, वी और कुछ नहीं, पीआर है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिसके अंदर हर डिग्री की पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट्स, ये वो वी बना रखा है। फिर नीचे वेक्टर स्पेस सबस्पेस की बात कर रखी है, वो सबस्पेस क्या है, पहला क्या रखा है, कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स डिविजिबल बाय एक्स, एक्स से डिविजिबल होने वाली सारी पॉलिनोमियल्स। तो W कुछ इस तरीके से बन जाएगा, x इंटू पी एक्स। अच्छा एक बात और है कि x से डिविजिबल होने वाली सारी पॉलिनोमियल्स, तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते आप इसका कि कांस्टेंट हाँ, टर्म बस हटा दो, हाँ मैम, तो वो कुछ इस टाइप के बन जाएंगे, v1x प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन bnx raised to power n, where pi's belongs to r। अब यहाँ पे ai's भी ले सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, n belongs to natural। तो w ये है, क्या ये सबस्पेस फॉर्म करेगा, उन्होंने पूछा हुआ, करेगा मैम।
करेगा। एडिशन कर दो, दो इस तरीके की पॉलिनोमियल्स लेके इनकी एडिशन कर दो, बी आईज एक्स आई प्लस सी आई एक्स आई, इनकी एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा, बी आई प्लस सी आई, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मतलब समेशन। समेशन तो ये बन जाएगा समेशन बी आई प्लस सी आई एक्स रेज टू पावर आई। ठीक है, इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है, तो सब स्पेस फॉर्म कर देगा। हर एक चीज का प्रूफ लिखने की कोशिश यहाँ पे आप कर सकते हो, सिंपली कैसे वो बिलोंग करेगा वो दिखाने की कोशिश। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा थोड़ा, एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट होने लगेंगे। अभी प्रूफ राइटिंग आप कर सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या है, px belongs to v such that p3 is equal to 0, इसको तो हम 1000 बार देख चुके हैं, लीनियर कंडीशन है। ठीक है, p प्लस क्यू एट 3 देखेंगे, अल्फा p एट 3 देखेंगे, वो भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो बन जाएगा। अच्छा, इन्होंने नॉट पूछा हुआ है तो फर्स्ट कट गया, सेकंड कट गया। ये बात ध्यान रखा करो क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, पहले क्या होता था, ऑफलाइन पेपर होते थे, जैम का तो खैर कई सालों से ऑनलाइन हो रहा है। ऑफलाइन में एक फायदा होता है, आप इस नॉट को हाईलाइट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया कि नॉट है तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है। ऑनलाइन में थोड़ा ऐसे देखने में आंखें चौंधिया जाती हैं, कुछ टेस्ट वगैरह देते होगे तो कुछ लगता होगा कि हाँ मेरा कुछ मिस हो गया, पढ़ते टाइम चीज़ें मिस होने का थोड़ा चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि आप हाईलाइट नहीं कर पाते। तो उसको अपना पेपर पे लिख लो जहाँ पे भी सॉल्व कर रहे हो कि मुझे नॉट बताना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना जरूरी, क्योंकि कई बार तो इसी से गलतियां हो जाती हैं। थर्ड ऑप्शन में भी लीनियर कंडीशन है, सबका हो गया है, शो करूं थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन हो गया मैम। थर्ड ऑप्शन हो गया मतलब सब स्पेस हो जाएगा, इसलिए काट रही। हाँ फोर्थ हाँ ऑप्शन सब स्पेस नहीं है, इसलिए टिक कर देंगे। मैम। हम्म मैंने तो 1, 2 और 3 ऑप्शंस ये मैंने प्रूव किया था, ये हो गया था, मतलब फोर्थ नहीं होगा तो आंसर तो फोर्थ होगा। ये तो मैंने ये तो चालाकी से हो गया, पर मैम फोर्थ में क्या कहा ये मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, ये चालाकी से हो गए, 3 ऑप्शन सही हो गए तो एक ऑप्शन तो ऐसा लगा कि हो ही जाएगा। कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, बताओ कोई जिसको समझ में आया है। मैम अगर कोफिशिएंट इंटीजर होंगे। इंटीग्रल कोफिशिएंट का मतलब है ऐसी पॉलिनोमियल्स का सेट जिसके कोफिशिएंट्स इंटीजर हो, a0 प्लस a1 जो भी है, an xn। ये जो ai's है ना, ये पर्टिकुलरली z से बिलोंग कर रहे हैं, बस ये बात अलग है। ओके मैम, तो समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको किसी भी p अपॉन q फॉर्म के या किसी भी नंबर स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा, हाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होगा, इसलिए प्रॉब्लम है। एडिशन तो होल्ड हो ही जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये जो टर्म है इंटीग्रल कोफिशिएंट, ये कई बार यूज की जाती है एग्जाम में। इंटीग्रल कोफिशिएंट, हाँ मैम, उस टर्म में ही मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। इंटीग्रल मतलब कि जो इंटीग्रेबल है उसको कह रहा है ना वो मेरे इंटीग्रल यहाँ पे यूज किया गया तो इंटीजर से रिलेट करो। इंटीग्रल तो वो एक इंटीग्रल वैल्यू होती है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, इसका इंटीग्रल क्या होगा वो हम निकालते हैं, तो वहां पे अलग तरीके से यूज किया जाएगा उसका। ठीक है मैम। यहाँ पे देखो 16th में बड़ी आसान कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन लीनियर है, दूसरी कंडीशन काटो, लीनियर नहीं है, तीसरी कंडीशन भी लीनियर है, बताने की जरूरत है नहीं मैम। इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, अगर किसी का नहीं हुआ तो बता सकता है। 1, 3, 4 करेक्ट हो गया तो थर्ड ऑप्शन। हाँ थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये हो गया डिस्कस। बाकी और क्वेश्चंस में डाल दूंगी, 1-2 दिन में ट्राई कर लेना वो थोड़े वेक्टर स्पेस वाले और थोड़े बेसिस डायमेंशन के अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अब एक बार वो टॉपिक देख लेते हैं तो मुझे आपको बताना।
टाइम क्या हुआ है? 7:16। मेहनत की आवाज नहीं आ रही आज। रचना भी सो रही है लगता है। मेरा नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है एक्चुअली। यहाँ जंगल में बहुत बारिश हो रहा है। ऐसे तो निर्माल्या का नहीं करता। सेम ही सिटी में हो गए तुम दोनों। देखिए मतलब एक जिले का है हम दोनों। मेरा हम दोनों का कॉलेज एक है। कॉलेज एक है तो जिला एक नहीं है? हाँ जिला तो एक है मैम। तो हमारा तो 2 किलोमीटर बाद एक मौसम होता है, 2 किलोमीटर आगे एक मौसम होता है। हाँ अभी खैर, देखो बारिश वारिश तो यहाँ भी हो रही है आजकल ज्यादा, पर वहां तो ज्यादा ही हमारे होती है बंगाल बिहार में। मैं जिस लोकेशन में रहे तो मैम 2 दिन से बहुत गर्मी है मैम। रात में अच्छा नींद नहीं आता, इतना गर्मी है मैम। अच्छा, इतनी जल्दी मौसम चेंज हो जाता है इतनी कम दूरी पे? चलो ठीक है। अब एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स करना जरूरी है, क्योंकि आगे जो हम बेसिस डायमेंशन निकालने वाले हैं वो इसकी हेल्प से निकालेंगे, एचेलॉन फॉर्म, रो एचेलॉन फॉर्म की हेल्प से। एचेलॉन का मतलब क्या होता है? स्पेनिश है या फ्रेंच है पता नहीं, इसका मतलब होता है स्टेयर्स। उस लैंग्वेज में पता नहीं स्पेनिश है या फ्रेंच है, कुछ ऐसा ही है। तो अब ये एचेलॉन फॉर्म इसको क्यों बोला जाता है ये अभी हम देखते हैं। ये स्टेयर्स, ये सीढ़ियां कहाँ से आ गई। तो पहले डेफिनेशन देखो क्या होती है। मैम इसकी प्रोनाउंसिएशन एसलोन होती है फिर एक्लोन होती है? पता नहीं प्रोनाउंसिएशन का बड़ा रोड़ा है। मेरे हिसाब से तो एशलॉन होती है, जहां तक मैंने सुना है, जितनी वीडियोस देखी हैं। वीडियोस से मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ। मैम हमारे टीचर तो एक्लोन बोलते हैं। रो एक्लन फॉर्म बोला तो हम भी पहले यही बोलते थे। जैसे इसको क्या बोला जाता है? एल हॉस्पिटल। एल yes, हॉस्पिटल रूल। पहले इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? लॉपिताल्स रूल। किसी ने कॉलेज में लॉपिताल सुना है या एल हॉस्पिटल? क्योंकि यहाँ तो ज्यादातर मैंने जो सुना है अपने कॉलेजेस में तो एल हॉस्पिटल ही बोला गया। स्कूल में भी एल yes, हॉस्पिटल बोलते थे, लेकिन लॉपिताल इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एल हॉस्पिटल रूल पढ़े हैं मैंने। हाँ सब एल हॉस्पिटल ही पढ़ते हैं, पर करेक्ट ये होती है। कहीं पीएचडी इंटरव्यू वगैरह में जाओ तो लॉपिताल बोलना। इसीलिए मैं आपसे लॉपिताल ही बोलती हूँ। कई बार सोचते भी होगे आप लोग शुरू शुरू में कि ये क्या बोल रही है। बाकी एशलॉन में मुझे इतना डाउट है कि हो सकता है एक्लेन भी करेक्ट हो, पर एशलॉन ही ज्यादातर मैंने सुना है। पर इसके बारे में तो श्योर हूँ, लॉपिताल रूल। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है आपको, उसको रो एशलन फॉर्म में कब कहा जाएगा? मैट्रिक्स इज इन रो एशलन फॉर्म। देखो पहली कंडीशन क्या होती है कि 0 रोज। फर्स्ट ईयर में आ जाता है मुझे लगता है ये मैट्रिक्स वाला सारे मेथड्स, ये फॉर्म सबके। 0 रोज आर एट, थर्ड ईयर में आते आते भूल भी जाते हैं। 0 रोज आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स है उसकी कुछ रोज पड़ी हैं तो 0 रो यहाँ पे पड़ी होंगी नीचे की तरफ। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, नोट्स में तो एडेड है ही सब कुछ। अच्छा, नॉन जीरो रोज जो होंगी, इस लाइन को मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। नॉन जीरो रोज जो होंगी, अब नॉन जीरो रोज का क्या मतलब है? 0 रोज का मतलब हो गया उसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर 0। नॉन जीरो रो हो गई, एक भी नॉन जीरो एलिमेंट पड़ा हो ना, तो इस रो को क्या कहा जाएगा? नॉन जीरो रो। 0 रो मतलब सारे एलिमेंट ऑफ द रो 0। नॉन जीरो रो मतलब कम से कम एक एलिमेंट भी अगर नॉन जीरो हो गया तो उसको नॉन जीरो रो बोला जाएगा। तो जो भी नॉन जीरो रोज है वो कहाँ पड़ी होंगी? ऊपर ऊपर की तरफ, नीचे नीचे की तरफ 0 रोज। ठीक है, तो वो सेकंड कंडीशन थी। मैं थर्ड लिख देती हूँ। जो लीडिंग कोफिशिएंट है, द लीडिंग कोफिशिएंट, जिसको हम पिवट भी बोलते हैं, अब इसको भी कई लोग पाइवॉट पर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पिवट ऑफ द नॉन जीरो रो। क्या बोलते हो? अच्छा, ये बड़ी लंबी लाइन है, मैं इसको समझा ही देती हूँ। पिवोट। पिवट, अच्छा सब लोग यही बोलते हैं ज्यादातर, पर पिवट है। खैर
अंग्रेज तो इसको पिवट ही बोलते हैं। हम अंग्रेज नहीं है तो हम अपनी अलग ही प्रोनाउंसिएशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो किस टाइप की दिखेगी, वो बड़ी लंबी लाइन है, उसको लिखने की बजाय वो अगर मैं लिख भी दूंगी तो आपके समझ में नहीं आएगी, मुझे समझानी तो है ही। तो मैं एक मैट्रिक्स बना के दिखाती हूँ, जनरल फॉर्म, रो एचेलॉन फॉर्म की। देखो ये स्टार क्या डिनोट करता है कि ये कुछ नॉन जीरो एंट्रीज पड़ी हैं। अब इसमें से कोई जीरो भी हो सकती है, उसको दिल पे मत लो, लेकिन ये नॉन जीरो रो है, ये समझ जाओ। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, सीढ़ी बनती चली जाती है। सीढ़ी कैसी, इस तरीके से कुछ सीढ़ी बनती चली जाएगी। मान लो इस तरीके से बनी हुई है वो, यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉन जीरो एलिमेंट पड़ा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉन जीरो एलिमेंट पड़ा है, और कुछ ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट्स पड़े हैं, और मान लो लास्ट में कोई जीरो रो पड़ी है। लास्ट में कोई एक जीरो रो हो, ये जरूरी नहीं है, 1 2 3 कितनी भी जीरो रोज हो सकती हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा वेल डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है कि एक ही जीरो रो पड़ी होगी। ठीक है, वो हम क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। तो इसकी यहाँ पे जो एंट्रीज पड़ी होंगी, स्टार के नीचे जो होगा ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। इसके नीचे जो एंट्रीज पड़ी होंगी वो सारी 0 0 0 0 होंगी। ठीक है, अब ये स्टार जो होगा इसके सारी नीचे वाली एंट्रीज भी 0 होंगी, ये स्टार जो होगा इसके सारी नीचे वाली एंट्रीज भी 0 होंगी। तो ये जो स्टार्स हैं ये तो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, और इनके सारी नीचे वाली एंट्रीज नॉन जीरो हैं। तो कुछ इस तरीके की सीढ़ी बनती हुई चली जाती है। इस स्टार के नीचे सारे 0 आने चाहिए, और जो अगला नॉन जीरो एलिमेंट आना चाहिए वो अगले कॉलम में आना चाहिए, यहाँ पे कहीं। ठीक है, ये स्टार पड़ा है, ये स्टार पड़ा है, ये स्टार पड़ा है, और आगे बस यहीं पे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अगले जो स्टार 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 पड़े हैं वो सब उनसे कोई मतलब नहीं है। ये जो सीढ़ी बनाने वाले स्टार्स हैं, ये आगे वाले स्टार देखो सीढ़ी नहीं बना रहे। सीढ़ी कौन से बना रहे हैं, सीढ़ी का स्टेप कौन सा बना रहा है, ये वाला स्टार, फिर अगला स्टेप ये वाला, और अगला स्टेप इससे कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो सीढ़ी बनाने वाले स्टार्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, पिवट्स। ये वाला, ये वाला, ये सब होते हैं पिवट्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की दिखती है रो एचेलॉन फॉर्म, और हर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। हर एक मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, कोई बताएगा? उस मैट्रिक्स में आप सीढ़ी बना सकते हैं, ऐसे सीढ़ी बनती चली जाती है, और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। हाँ, वो रो एचेलॉन फॉर्म में ऑलरेडी होती है। ठीक है, उसके सारे नीचे एक 0 वाला पूरा पोर्शन बन जाता है, तो वो ऑलरेडी एक रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्टेड मैट्रिक्स है। तो अब देखो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कि कन्वर्ट करने के भी कुछ रूल्स होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया हमने, कुछ भी ऑपरेशन लगा दिया और वो कन्वर्ट हो गई, नहीं, कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। अब रूल्स क्या कहते हैं, रूल नंबर 1 कहता है कि हम ये काम कर सकते हैं, RI और RJ, कोई भी 2 रोज हैं, R1 R2 R3 R4 R7 R1, कोई भी 2 रोज हैं जो इक्वल नहीं है आपस में, उनको इंटरचेंज किया जा सकता है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग ऑफ अ रो विद एनी नंबर, यानी कोई भी RI रो ली उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसी के स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। यानी R1 रो ली, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2R1, ठीक है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहलाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तीसरा रूल क्या कहता है कि किसी RI को इस तरीके से इंटरचेंज किया जा सकता है, उस RI में हम कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर रो ऐड कर दें। कोई और रो उठाओ, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो और अपनी रो में ऐड कर दो, ये ऑपरेशन किया जा सकता है। इन 3 तरह के ऑपरेशन का यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करेंगे। किसी को याद है पुराना तरीका, किसने नहीं पढ़ा है? बिल्कुल, अच्छा याद है, करते हैं फिर। ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने बिल्कुल ना पढ़ा, हो सकता है रचना ने ना पढ़ा हो, वो फर्स्ट ईयर में। ठीक है,
एग्जाम्पल लेते हैं हम ये वाला 2 माइनस 2 4 माइनस 2। देखो इस पे अपनी कमांड कर लेना अच्छे से, और बिल्कुल जो किताबी रूल है जो मैंने यहाँ लिखा है उसको एकदम से फॉलो नहीं करना है, शुरू में करना उसी को फॉलो करना, लेकिन अपने शॉर्टकट निकालने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जो थ्रू आउट लीनियर अलजेब्रा आपके काम आता है। तो इसमें आप जितना स्पीड में काम करेंगे ना उतना फायदा होगा। तो इसमें आप 50 मैट्रिक्स लेके बैठ जाओ, उसकी फॉर्म निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी बुक में से आप एग्जाम्पल ले सकते हो, मुझे अलग से देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अपनी लीनियर अलजेब्रा की बुक उठाओ कॉलेज की और उसमें से अपना प्रैक्टिस कर लो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 4 माइनस 1 10 माइनस 8 14। एक रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म भी होती है पर उसका ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं। अगर मुझे लगेगा सिलेबस में कहीं यूज़ हो रहा है तो आगे करा देंगे। मेन तो रो एशेलन फॉर्म होती है। 7 4 6। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया जाए, हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, इसको इस 2 के नीचे सब कुछ 0 बनाना, इस ग्रीन पोर्शन को कंप्लीटली 0 करना। अब इसको कंप्लीटली 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली रो लिख लो 2 हम माइनस पहले 2 तो 4। 2 को 1 करना है। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वही बात कह रही हूँ कि हमें रूल्स पे नहीं चलना है। और वो 2 को 1 करना और वो सब करना चलो ठीक है, लेकिन उसकी कुछ खास ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप 2 को 1 करने बैठ जाओगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, देखो क्या करना है हमें। R2 के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को 0 बनाना है। सबसे पहले R2 में जो पहला 2 पड़ा है इसको 0 बनाना है, तो क्या करें, R2 पे ऑपरेशन लगाओ। लेकिन मैम R2 जो इप्सिलॉन फॉर्म में लीडिंग जो टर्म है वो तो 1 होना चाहिए। लीडिंग टर्म 1 होना चाहिए, वो देखो बुक्स टू बुक्स डिपेंड करता है। ये जो मैंने डेफिनेशन बताई इसमें लीडिंग टर्म कहीं 1 नहीं होनी चाहिए। कोई बुक्स ऐसे लिखती हैं, आपकी कॉलेज की बुक्स में फिर ऐसे लिखा होगा कि ये जो पिवेट्स हैं ये सारे 1 होने चाहिए, ऐसा होगा कुछ। ये जो सीढ़ियों पे एलिमेंट पड़े हैं ये सब 1 होने चाहिए लीडिंग। मैम फर्स्ट ईयर में तो ऐसा ही था कि 1 होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ आगे एग्जाम्पल आते हैं उनमें नहीं होता, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पता है, बुक्स टू बुक्स डिपेंड करता है। अब हर चीज में वाद विवाद रहता ही है। कुछ बुक्स ऐसे लिखते हैं कि ये 1 होना चाहिए, कुछ बुक्स ऐसे लिखते हैं कि कुछ भी हो सकता है 1 के अलावा, 1 होना जरूरी नहीं है। तो अब एक बात देखो, मैं 1 वाला भी करा सकती थी आपको, लेकिन फायदा किस में है, 1 बनाने में एक्स्ट्रा काम है। तो हम एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलो। 1 करना है आपको, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूंगी कि 1 करने की इसको कोई नीड है नहीं तो मत करो 1। हमें यहाँ से सिर्फ इसकी रैंक निकालनी है। ठीक है, रैंक के बारे में अभी बात करेंगे। तो R2 पे ऑपरेशन क्या लगाया हमने, R2 माइनस R1। इससे फायदा क्या होगा देखना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमें ये ऑपरेशन लगाना है। 2 माइनस 2 करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 माइनस माइनस 2 करेंगे यहाँ पे 3 आएगा। 10 माइनस 4 करेंगे 6 आएगा। 7 माइनस माइनस 2 करेंगे 9 आएगा। R2 का काम हो गया। R3 पे क्या ऑपरेशन लगाना है, अब देखो ये तो मैं ऑपरेशन आपको लिख के दिखा रही हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये सब काम करने की भी जरूरत नहीं है आपको। ऑपरेशन ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यूं फटाफट कर दोगे, पर अभी शुरुआत में लिखो इनको। अच्छा, R3 पे क्या लगाना है, R3 पे देखो यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं। R3 पे क्या पड़ा है, यहाँ पे -1 पड़ा है, ये क्या पड़ा है -4 पड़ा है। तो -4 और कैसे ऐड किया जाए इनको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के कि यहाँ पे -4 की जगह 0 बन जाए, तो ये वाला ऑपरेशन हमारे काम आएगा, थर्ड ऑपरेशन काम आएगा। अभी भी हमने थर्ड ऑपरेशन लगाया है, इस वाले में भी थर्ड ऑपरेशन यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, R2 एज इट इज रखा और माइनस k को -1 लेके R1 से मल्टीप्लाई कर दिया। R3 पे जब हम लगाएंगे तो देखो कैसे लगाएंगे, R3 पे R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, क्या ये काम कर देगा, यानी -4 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ 2। बस हमें इस रो को, इस कॉलम को ध्यान में रखते हुए काम करना है। आगे वालों से अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी हमें इसको 0 बनाने पे फोकस करना है। तो -4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 इंटू 2 0 आ जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ दिस
2 इंटू 2 0, -8 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 2, ये भी 0 आ जाएगा, सारे ही 0 आ गए ये तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी मैम। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, 4 पड़ा है यहाँ पे, इस 4 को देखो और इस 2 को देखो। अब हमें क्या करना होगा, 4 - 2 टाइम्स ऑफ 2 करें तो काम बन जाएगा। तो R4 पे जो ऑपरेशन लगाओ वो इस तरीके से लगाओ, R4 - 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी 4 - 2 टाइम्स ऑफ 2 करना था ना, उस हिसाब से हमने ऑपरेशन बना दिया। इससे क्या होगा देखो, 4 - 2 टाइम्स ऑफ 2 0, ठीक है। -1 - 2 टाइम्स ऑफ 2, यानी -1 - 2 टाइम्स ऑफ 2, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ -2, तो ये आ जाएगा 4 - 1 3 आएगा यहाँ पे। 14 - 2 टाइम्स ऑफ 4 6, और 6 - 2 टाइम्स ऑफ 2, तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, 10 आएगा कि 8 आएगा? 6 और 4 10 आएगा। ठीक है ना, ऑपरेशन ध्यान से देख लो, क्या कैलकुलेशन हुई है उसको भी ध्यान से देख लो। ठीक है, अपना नोटबुक में भी साथ साथ लिखते जाया करो, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे होना चाहिए अगला नॉन जीरो एलिमेंट, पर वो नीचे पड़ा है। पर वो नीचे क्यों पड़ा है, क्योंकि हमने कहा था कि जो 0 रोज है वो लास्ट में पड़ी होनी चाहिए, पर यहाँ पे 3rd नंबर पे पड़ी है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस 3rd नंबर वाली को इस 4th नंबर वाली रो से स्वैप कर सकते हैं। इसको स्वैपिंग ऑपरेशन भी बोला जाता है, इंटरचेंजिंग द रोज। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन है अब ये लगाते हैं, R3 और R4 को इंटरचेंज कर दिया जाए। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 2 - 2 4 - 2 0 3 6 9 और 0 3 6 10। ठीक है, 0 रो हमने नीचे कर दी, क्योंकि वही डिमांड है रो एशेलन फॉर्म की। अब क्या करना है, अब हमें ऐसा दिख रहा है ये। अब देखो यहाँ पे ये जो मिला, इसके नीचे 0 होना चाहिए था, सब कुछ स्टेयर के नीचे 0 होना चाहिए था। अब ये प्रॉब्लम है, इसको हटाना है, इस 3 को हटाना है। कैसे हटाएंगे, बहुत इजीली हटा सकते हैं। ऑपरेशन लगाओ R3 पे, R3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 - R2। अब यहां से क्या होगा, पहली रो एज इट इज, दूसरी 0 3 6 9, तीसरी में देखो क्या आएगा, 0 - 0 3 - 3 0 6 - 6 0 10 - 9 1, और लास्ट में 0 रो। अब एक बार चेक कर लो ये रो एशेलन फॉर्म में हुई कि नहीं हुई, 2 3, ठीक है, और ये ऐसे। तो ये सीढ़ी कंप्लीट हो गई हमारी। सीढ़ी में स्टेप लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो 3 है इसके नीचे सारे 0 होने चाहिए, जो 2 है इसके नीचे सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, इस 6 से हमें कोई मतलब नहीं है। अगला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो इससे नीचे और राइट में पड़ा होना चाहिए। अगला नॉन जीरो एलिमेंट नीचे और राइट में पड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक आपको 3 मिल गया, तो इससे अगला जो नॉन जीरो एलिमेंट बनेगा वो अगली रो में होगा, और कहाँ पे होगा, राइट में होगा। इसके नीचे नहीं हो सकता बिल्कुल भी, इसके राइट में होना चाहिए। वो कितना राइट हो, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप कितनी भी आगे पड़ा हो सकता है। ये नहीं है कि एक एक स्टेप की परफेक्ट सीढ़ी बनानी, परफेक्ट सीढ़ी नहीं बनानी है हमें यहाँ पे, बस सीढ़ी बनानी है, वो कितनी भी लंबी चौड़ी कैसी भी हो सकती है। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट ये मिलेगा हमें। अब यहाँ पे पिवट्स कौन कौन से आए, पिवट्स अगर लिखना चाहें हम, पहली रो में 2 आया, फिर 3 आया और फिर 1 आया। ठीक है, तो ये कंप्लीटली रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो, 2 3 और 1। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, यहीं से देख लो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ पिवट्स इन रो एशेलन फॉर्म, RE फॉर्म लिख देती हूँ। ठीक है, रैंक क्या हो जाएगी 3।
और रैंक को दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है, उसको बोला जा सकता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एशलन फॉर्म। तो यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है हमारी, 3 आ रही हैं, एक लास्ट में जीरो रो बच रही है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक इस हिसाब से क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। रैंक को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, जो रो का साइन होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में कैसे हेल्प करेगी, ये प्रोसेस सबको समझ में आया? कुछ ऐसा था जो भूल गए थे वो रिवाइज हो गया, या हाँ मैम। आता ही था ये? तो हमें ऐसा था, ये तो हमें याद ही था, कुछ नया नहीं मिला यहाँ से, ऐसा लगा? चलो, किसी को तो हो सकता ना आता हो, उसकी हेल्प हो गई होगी। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से होगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाए, वैसे अब लेटेस्ट में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पर पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे एक रिजल्ट पढ़ो, वो जरा इंपॉर्टेंट है कि अब ये मैट्रिक्स की रो एशलन फॉर्म को हम इससे कैसे रिलेट करेंगे, अपने बेसिस और डायमेंशन से। एक सेकेंड रुकना। तो रिजल्ट क्या कहता है, अगर कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स हमें गिवन है, से v1 v2 vm, ठीक है, किसके अंदर, n डायमेंशनल स्पेस के अंदर, vnf क्या डिनोट करता है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर्स क्या होंगे, li और ld होंगे। अब ये रो एशलन फॉर्म हमें कहाँ हेल्प करेगी, वेक्टर्स की li और ldनेस चेक करने के लिए। li और ld हम दूसरे तरीके से भी चेक करते थे, कैसे, कॉम्बिनेशन बना के अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा n vn, इस तरीके से चेक तो करते थे। फिर यहाँ से n इक्वेशंस आ जाती थी, मतलब कुछ ना कुछ m नंबर ऑफ इक्वेशंस आती थी, उनका सॉल्यूशन निकालने बैठते थे हम, तो वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन जब आप मैट्रिक्स में रो एशलन फॉर्म के हेल्प से इसको करोगे तो बहुत झट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बड़े बड़े 4-5 इक्वेशंस आ जाएं तो उनको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम अब रो एशलन फॉर्म का यूज करेंगे। तो रिजल्ट क्या कहता है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स li और ld कब बनेंगे, सेट वेक्टर्स कितने हैं, m, डायमेंशन क्या है स्पेस की, n। तो दिस इज li और ld अकॉर्डिंग एज रैंक ऑफ a इज m और रैंक ऑफ a इज लेस देन m रेस्पेक्टिवली। अब ये a क्या है, a बनाई गई है वेक्टर्स को उठा के, v1 v2 vm को उठा के यहाँ पे रखा गया है, एक मैट्रिक्स बनाई गई है उनकी हेल्प से, m क्रॉस n मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक उतनी ही आ जाए जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स थे, तो क्या होगा, ये वेक्टर्स li हो जाएंगे। और वेक्टर, अगर ये मैट्रिक्स की रैंक कम आ जाए जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स थे, मान लो 5 वेक्टर गिवन थे और मैट्रिक्स की रैंक 4 आ जाए, तो ये ld हो जाएंगे। ठीक है, रैंक के बारे में हम एक ये भी रिजल्ट जानते हैं, रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू, मैट्रिक्स का साइज मान लो अगर ये दे रखा है m क्रॉस n, तो रैंक ऑफ ए के बारे में हम क्या जानते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, मैम एडी और एलआई वाला एक बार बता दीजिए ना, हाँ एक मेरा मिनट, वो नेट चला गया था। एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊं, एक बार फिर से बता देती हूँ, खैर एग्जाम्पल की हेल्प से ज्यादा समझ में आएगा वो। ये रिजल्ट सबको पता है, ए की रैंक ठीक है मैम। उसके m क्रॉस n ऑर्डर्स में से m और n दोनों से छोटी, उनमें से छोटे से छोटी या बराबर होती है। यानी अगर कोई 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, इसकी रैंक मिनिमम ऑफ 2 और 3 से छोटी या बराबर होगी। 2 और 3 में छोटा कौन सा है, 2, तो रैंक ऑफ ए क्या होगी, 2 या 2 से छोटी होगी। इसकी रैंक कभी 3 नहीं आ सकती। ठीक है ना, ठीक है। हाँ मैम। यस मैम। ये देखो वेक्टर, मैं रिजल्ट क्या बता रही थी, ये था रिजल्ट।
गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vm इन vnf। ये वेक्टर्स li और ld कैसे चेक किए जाएंगे? एक सेकेंड रुकना। इन वेक्टर्स को li ld चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? ए मैट्रिक्स की रैंक चेक करेंगे। अगर ए मैट्रिक्स की रैंक m के बराबर आ गई, m क्या थे? नंबर ऑफ वेक्टर्स, गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स जो थे वो m थे। अगर उन्हीं वेक्टर्स के बराबर इसकी रैंक आ जाए तब तो ये li हो जाएंगे, और अगर कम आ जाए उस नंबर ऑफ वेक्टर्स से तो ये ld हो जाएंगे। और ये ए मैट्रिक्स कैसे बनाई जाएगी? इन वेक्टर्स की हेल्प से, वेक्टर v1 v2 vm को रख के। चलो बनाते हैं, थ्योरेटिकली बात ना करके प्रैक्टिकली बात करते हैं कि कैसे करना है इसको। r³ वेक्टर स्पेस गिवन है आपको, ठीक है। ये बताओ ये सेट li है या नहीं, इन्होंने पूछा हुआ है। सेट क्या है? 1 2 3 2 3 4। अच्छा नहीं है वेक्टर, चलो मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ। 7 1 2, ठीक है, ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? सॉरी, इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? इस सेट के बारे में बताना है, ये सेट li है या ld है, ठीक है। पहले तो ये समझो क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये सेट दिया हुआ है, ये सेट का नाम दे दो S, और ये सेट किसका सबसेट है? r³ का सबसेट है। वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट दिया है और पूछा है कि li है या ld है, ठीक है। तो अब इसको li ld चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने पढ़ा अभी, ए मैट्रिक्स बनाएंगे। वो ए मैट्रिक्स कैसे बनेगी? एक वेक्टर उठाओ, उसको यहाँ रख दो 1 2 3। देखो वेक्टर दोनों तरीके से रखा जा सकता है, इस तरीके से भी आप रख के चेक कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, क्योंकि रैंक ऑफ ए और ए ट्रांसपोज बराबर होती है। ये बात भी हमें पता है कि एक ही रैंक निकालें या ए ट्रांसपोज की निकालें, बात एक ही होती है। तो मैं चाहे 1 2 3 को ऐसे रखूं चाहे ऐसे रख दूं, बात एक ही है। 2 3 4 2 3 4 7 1 2 7 1 2। चाहे इसका चेक कर लो रैंक, चाहे इसका रैंक चेक कर लो, दोनों का रैंक मैम बराबर लीनियरली आएगा। इंडिपेंडेंट हो रहा है हो रहा है क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। या तो डिटर्मिनेंट चेक कर लो मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो क्या होती है? मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर होती है। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है मतलब क्या होती है? फुल रैंक की मैट्रिक्स होती है। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक कम आ गई, मान लो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसकी रैंक n से कम आ गई, या हाँ n से कम आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा? मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। लेकिन आपने जो काम किया डिटर्मिनेंट चेक करने वाला, वो एक लेंथी काम है। डिटर्मिनेंट तभी काम आएगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे फॉर्चुनेटली मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स हो सकता है रेक्टेंगुलर बने, तब आप क्या करेंगे? तब आपको रो एशेलन फॉर्म पे ही आना पड़ेगा। अब देखो, इस 1 के नीचे हमें 0 बनाना है। मैं क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं? मैं यहाँ ऑपरेशन लिख ही देती हूँ आप लोगों के लिए। एक मिनट, R2 पे क्या लगाया है? R2 पे लगाया है R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 पे लगाया है R3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1। ये लगाने के बाद अपना लगाओ और देखो क्या यही बन रहा है? दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, R3 माइनस this minus 7 times of this 0, 1 minus 7 2 is 14, minus 13 और minus 19, ये बन रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? ये मैं अकेले ही बात करे जा रही हूँ। ये मैट्रिक्स बनेगी, Yes. ठीक है ना। अब वैसे तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन मैम, यहीं ठीक पे है। खत्म है।
मैं तो यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर देती और बोल देती कि मैट्रिक्स की रैंक फुल आएगी, मतलब इस रो एशेलन फॉर्म में रैंक ऑफ ए क्या बनेगी, 3 बनेगी। नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने गिवन थे, वेक्टर्स भी 3 ही गिवन थे। इसका मतलब ये जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ऐसे एल देख आई है। लीजिए, कैसे बता रहा हूँ कि ये 3 होगा। हाँ, ये मैंने ऐसे कैसे बता दिया। खैर अभी इसकी बात नहीं करते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसकी बात करेंगे। मैं बता देती हूँ, समझ जाओगे। वैसे यहाँ पे देखो, अब हम अगला स्टेप करते हैं जो हमें करना था। रो एशेलन फॉर्म में अभी ये बनी नहीं है, मैंने ऐसे ही देखते ही बता दिया, लेकिन रो एशेलन फॉर्म में अभी ये बनी नहीं है। इसको कन्वर्ट करो पहले तो। 0 -1 -2, यहाँ तक तो ठीक है। इस -13 को गायब करना है। 1 और -1 तो अच्छे अच्छे पिवट बन गए, इस -13 को हमें गायब करना है। क्या करें, R3 पे क्या ऑपरेशन लगाएं, R3 -13 टाइम्स ऑफ R2, ये लगा दिया जाए। -13, हाँ ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पे तो 0 ही आएगा फिर, और -13 ये 0 आ जाएगा। 13 दूनी 26 और -19 ये 7 आ जाएगा। तो ये बनेगी आपकी रो एशेलन फॉर्म। क्या बनी, वन टू थ्री 0 -1 -2 0 0 7 स्टेयर बन गई, स्टेयर केस बन गया। और ये तो अच्छा वाला बना है, एक स्टेप वाला, ठीक है। और जो ऐसा अच्छा वाला स्टेयर केस बना है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इसमें नॉन जीरो रोज एक भी नहीं आ रही, ठीक है। मतलब सॉरी, 0 रो एक भी नहीं आ रही। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है। पिवट्स कितने हैं, वो भी 3 है। कौन कौन से हैं, 1 -1 और 7, है ना। तो इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 आ गई। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 आ गई, और 3 ही क्या थे, गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स थे। अगर 3 से कम आती तो वेक्टर्स एलडी होते, क्योंकि इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स आ गई है, यानी रैंक ऑफ ए क्या आ गई है, m के बराबर, ठीक है। m क्या थे, नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, गिवन वेक्टर्स आर एल आई। तो यही यहाँ पे देखो, यही बात कर रखी थी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू m तो एल आई, और रैंक ऑफ ए लेस देन m तो एल डी। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। हाँ मैम, क्लियर हो गया। मैंने देखते ही देखो हाँ कैसे, मैम। हाँ देखते ही मैंने देखो कैसे बता दिया था। अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो अपने एक्सपीरियंस से करके देखना, धीरे धीरे हो जाएगा वो। जो थर्ड रो है वो सेकंड वाली रो से लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे देखो -1 पड़ा और यहाँ -13 पड़ा है, यानी इसका 13 गुना यहाँ पे पड़ा है, लेकिन क्या -2 का 13 टाइम्स यहाँ पे पड़ा है, नहीं पड़ा। तो इसका मतलब R2 और R3 क्या मैम है, अगर अगर हाँ -26 होता, अगर -19 -26 की होता जगह -20, तब मैं देखते तो ही ये हम बोल देती कि ये इसको एलडी है। की 2 होता। अगर ऐसी होती मैट्रिक्स, ऊपर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, 0 -1 -13 0 -2 -26 ऐसी होती। तो अब आप क्या करते, जब इसमें ऑपरेशन हाँ। लगाते, तो मैं इसको देखते ही बोल देती कि ये वाली रो 0 आएगी। क्यों आएगी 0, मतलब रैंक ऑफ ए 2 आएगी। यहाँ से देखते ही बोल देती मैं। कैसे, ये तो एज इट इज रहेगा 0 -1 -2। अब जब आप इस पे ऑपरेशन लगाते, कौन सा, R3 पे ऑपरेशन लगाते, R3 प्लस 13 टाइम्स ऑफ R2, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, -13 टाइम्स ऑफ R2, तो जो थर्ड रो है वो क्या हो जाती, कंप्लीटली 0 हो जाती। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि थर्ड रो यहाँ पे जो थी वो सेकेंड रो का स्केलर मल्टीप्लीकेशन थी। थर्ड रो अगर सेकेंड रो का स्केलर मल्टीप्लीकेशन आ रही है, मतलब थर्ड रो कंप्लीटली डिपेंडेंट है सेकेंड रो पे, यानी थर्ड रो क्या है, आसान शब्दों में आलसी है,
तो यहाँ से देखते ही इसका आलसीपना सामने आ रहा था, तो मैंने देखते ही बोल दिया कि रैंक ऑफ ए 2 है या रैंक ऑफ ए 3 है। तो वो शॉर्टकट लगा रही थी। धीरे धीरे आप लोग भी ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। कंफर्टेबल है तो लगाओ, नहीं तो अपना कंप्लीटली इसको रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब कंफर्टेबल हो तब लगाने लगना। अच्छा, तो हमें पता चल गया हमें कैसे चेक करना है। अच्छा, एक और बात, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसमें अब खास क्या है? बेसिस डायमेंशन से रिलेट करोगे इसको। 3 वेक्टर्स थे, Li थे। It can form basis of the vector space हाँ R. मैम, ये यस, मैंने एस कहा। फॉर्म्स अ बेसिस। हमने एक एक्स्ट्रा बात यहाँ से क्या निकाली, ये बेसिस बन जाएगा आर क्यूब का। जब मैंने बेसिस पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था बेसिस यूनिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आर क्यूब और आर का बेसिस ये बताया था आपको। अब आप कहोगे ये वाला बेसिस होता था, वो वाला कैसे हो गया? नहीं, बेसिस यूनिक होना ये जरूरी तो नहीं है। स्टैंडर्ड बेसिस। ये तो स्टैंडर्ड बेसिस है, ये तो होता ही है, लेकिन जो हमने निकाला वो भी एक बेसिस बन गया। क्यों बेसिस बना? वो जो सेट था हमारे पास वो क्या आया, Li आया एक तो, प्लस उसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे, डायमेंशन के बराबर थे। नंबर और ऑफ वेक्टर्स, डायमेंशन भी कोई है। हाँ, नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या थे, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस थे। तो ऐसी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जस्ट Li हो जाए और नंबर ऑफ वेक्टर्स डायमेंशन के बराबर हो जाए, तो यहां से हमें क्या पता चलता है, ये सेट स्पैन भी कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि Li तो था ही, स्पैन निकल के आ गया, तो Li प्लस स्पैन क्या हो जाता है, वो बेसिस फॉर्म कर जाता है। ये हमने कहा था। और हमने दूसरी एक थ्योरम भी पढ़ी थी, ये अगर कोई स्पैनिंग सेट है प्लस उसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू डायमेंशन हो जाए, तो यहां से हमें क्या पता चल जाता है, ये Li हो जाएगा ये वाला सेट, और स्पैनिंग और Li होने से ये बेसिस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये बात इन्फर भी कर सकते थे आप। प्रैक्टिस करोगे आप? एक क्वेश्चन दूं? हाँ मैम। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, अपना दिमाग लगाना। मैंने Li और Ld पूछा है बस। अब रो एशेलन फॉर्म बता दी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर जगह अप्लाई करना है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें टाइम कम लगाना है। ठीक है, कम से कम टाइम में करने की कोशिश करना। एक वेक्टर दे रही हूँ, ये अपना आंसर निकाल के चुपचाप अपने पास रखना, 2-3 मिनट बाद देना आंसर। इनमें से कौन सा Li है? चलो Li बताना है, सिर्फ Li कौन कौन से ऑप्शन है। मैम ये तो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। मैंने कहा था कि अपना आंसर अपने पास रखना है, 2 मिनट बाद बताना है। अभी सबको सोचने का मौका मिलना चाहिए। प्रीवियस ईयर सबने ट्राई कर लिए, क्योंकि आज तो डिस्कस हो नहीं पाएंगे। हाँ मैम। कुछ डाउट्स आए हाँ होंगे? मैम, चलो कल तो एक करते हैं। क्वेश्चन डाउट है। प्रीवियस ईयर खैर चलो हो ही जाएंगे, एक क्लास में डिस्कस ज्यादा तो नहीं है। न्यूमेरिकल्स, सॉरी न्यूमेरिक क्वेश्चन बाकी है मेरा, और एमसीक्यू एसक्यू हो गया। मेरा भी ठीक है, कल तक कंप्लीट कर एमसीक्यू लो। और मल्टीपल जो है वो हो गया। पांच ऑप्शन दिए हैं। मैं 1 मिनट में आती हूँ, तब तक सॉल्व करो। केवल Li बताना, ठीक है? टाइप कर देना जिसका हो गया।
2 3 2 3। ठीक है, और सबका? मैम लास्ट वाला चेक कर रहा हूँ। Yes, ma'am. 2 or 3. कर लो चेक। हाँ मैम 2 और 3 तो इलाई होगा और एल होगा। अजीज आपका हुआ? लगता है आवाज नहीं जा रही है मेरी। डिस्कस करते हैं। मैम हम्म जो फिफ्थ वाला होगा वो हम्म तो बाकी तो इजी है, फोर्थ तक तो इजी है। हम्म फिफ्थ वाला देखो मैम, फिफ्थ वाला दिया हुआ है मतलब 4 मैम वेक्टर्स फिफ्थ है। वाला लिनियरली डिपेंडेंट होगा। हाँ फर्स्ट वाला तो 0 0 0 है ना, 0 वेक्टर है। हाँ, मैम अभी देखते फिफ्थ हैं। वाला फिफ्थ वाला सबसे इजी है, देखते हैं क्यों। मैम फिफ्थ वाला में वो जो है उसको लगाना है, मतलब 4 वेक्टर दिया है हम्म 4 और वेक्टर थे। 3 3 ट्रिपल्स है। रैंक तो ऑफ ए क्या आ सकती है? 3 और 4 में से जो छोटा है उससे कम आएगी, हाँ मैम 3 आएगा। है ना? 3 की 3 से कम भी आ सकता है। 3 या 3 से कम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स कैसी बनेगी? 3 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 3। अब रैंक इसकी 3 से बड़ी तो आ नहीं सकती, तो रैंक ऑफ ए क्या होगी? <<3 > 3। पक्की बात है 4 तो कभी नहीं आएगी। 4 आनी चाहिए थी अगर एल आई बोलना था। तो इस तरीके के वेक्टर्स क्या होंगे? एल डी होंगे। अब देखो ऐसा क्या होता है, इसमें ध्यान देना। चाहे इस तरीके से समझ लो इस बात को, चाहे अपने दिमाग में रिजल्ट बना के चल लो। रिजल्ट मत बनाया करो, लॉजिक से ही समझा करो। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर से आ रहे हैं ये वेक्टर्स। कैसे? क्योंकि इसके अंदर टपल कितने पड़े हैं, कितने कोऑर्डिनेट हैं? 1 2 3। हर एक वेक्टर के अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है? 1 2 3, 1 2 3, सबके अंदर 3 है। यानी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर से ये आ रहे हैं। कौन सा स्पेस है? R³/R। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर से मैक्स टू मैक्स 3 एलिमेंट्स ही हो सकते हैं एल। इस बात को भी तो इस्तेमाल कर सकते थे आप, अगर ये मैट्रिक्स वाला तरीका आपको नहीं भी पता तो। 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर से ये आ रहे हैं। और अगर इसके अंदर 4 वेक्टर्स का सेट लिया जाए, हमने कहा था कोई भी 4 वेक्टर्स का सेट ले लिया जाए, हमने ये भी देखा था कि ये सेट क्या होता है? एलडी होता है। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है? बेसिस। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है? बेसिस। और मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ बेसिस यानी 3। अब अगर आपके सेट में 4 एलिमेंट्स आ गए तो इसका मतलब ये एल आई नहीं होगा, एल डी होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते थे एल आई सेट के अंदर? 3। क्योंकि जो सब स्पेस या वेक्टर स्पेस लिया था वो कितने डायमेंशनल था? 3 डायमेंशनल। ये मेन लॉजिक है इस चीज का। क्लियर हुआ? हाँ मैम। है ना? ऐसे समझ लो, मैट्रिक्स वाले तरीके से समझ लो, या मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वाले तरीके से समझ लो, ठीक है? घूम फिर के वही बात आनी है, बस हमें मेन लॉजिक पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये एल आई होगा या एल डी। फर्स्ट ऑप्शन में 2 वेक्टर्स तो नॉन जीरो थे, अच्छी बात थी, लेकिन तीसरा 0 वेक्टर पड़ा है। हमने पढ़ा था 0 वेक्टर कहीं भी आ जाए वो काम खराब कर देता है। वो क्या कर देता है? सेट को एल डी कर देता है। क्यों कर देता है? लॉजिक सबको पता है। एल डी हाँ मैम। क्यों कर देगा? क्योंकि जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन इसका बनाने बैठोगे A टाइम्स ऑफ मैम V1 प्लस B जीरो टाइम्स जीरो जीरो को आधा 2 नॉन जीरो एलिमेंट का लिनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। 0 0 0 को हर नॉन जीरो एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में मान लो आप A और B को 0 ले भी लो
ए और बी मान लो आपने 0 ले लिए, कोई बात नहीं। तो अगर सी कोई भी नॉन जीरो नंबर लोगे तब भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आएगा, क्योंकि ये तो चलो हमने 0 ले लिए, ये दो टर्म्स तो खत्म, ये 0 हो गई। सी इंटू 0 में करने के लिए सी को कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लो, ये बात 0 आ जाएगी, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। तो एग्जिस्टेंस आ गई नॉन जीरो स्केलर की, एग्जिस्टेंस आ गई तो मतलब एलडी हो गया। तो 0 वेक्टर कहीं भी दिख जाए देखते ही बोल दो ये सेट एलडी है। सेकंड ऑप्शन रोएस्टलन फॉर्म बनाई थी। नहीं मैम, सिंगल एलिमेंट है वो, तो एल होता है। एल आई होता है। मैट्रिक्स से भी आइडिया ले नहीं सकते होता हो। है। मैट्रिक्स कौन सी बनेगी इसकी? 1x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। रैंक 1 ही होगा। रैंक 1 ही होगा क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो नॉन जीरो वेक्टर है तो रैंक क्या हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। अच्छा, ये वाली बात भी पता है आपको रैंक से रिलेटेड, रैंक का बड़ा सारा यूज आ रहा है यहाँ पे। रैंक की एक ये भी प्रॉपर्टी होती है, रैंक ऑफ ए इज 0 इफ एंड ओनली इफ ए इज अ 0 मैट्रिक्स। केवल और केवल 0 मैट्रिक्स की रैंक ही 0 हो सकती है। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो गई, मान लो कोई भी 100 इंटू 100 की मैट्रिक्स है जिसकी पहली एंट्री 1 है, ठीक है, और बाकी सारी एंट्री 0 हो जाए, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 1 ही कहलाएगी, 0 नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो एक भी नॉन जीरो एलिमेंट अगर आपको मैट्रिक्स के अंदर मिल गया, यानी मैट्रिक्स क्या हो गई? नॉन जीरो मैट्रिक्स बन गई, तो उस नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक 1 या 1 से बड़ी ही होगी। तो सेकंड ऑप्शन रैंक वाले तरीके से देखो या आपने पुराने तरीके से देखो, ये एल आई ही बनेगा। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब फर्स्ट गलत है, फिफ्थ गलत है। थर्ड ऑप्शन, two vectors are linearly dependent if and only if they are scalar multiple of each other. One can be written as the scalar multiplication of other. ओहो, ब्लैकआउट हो गया, रुकना, इन्वर्टर ऑन किया जाए, 1 मिनट। से धमाका हुआ। हाँ, तो दो वेक्टर्स कब एल आई एल डी होंगे? जब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो। यहाँ ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, ठीक है। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देखना अगर इस बात को वेरीफाई करना है। ए टाइम्स ऑफ दिस प्लस बी टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर, ये 0 आएगा इफ एंड ओनली इफ ये 1 2 3 और 2 4 7 वाले जो वेक्टर हैं ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो। मतलब 1 2 3 का कोई स्केलर मल्टीपल किस शक्ल का दिखेगा? 2 4 6 टाइप का दिखेगा, 3 6 9 टाइप का दिखेगा। मतलब स्केलर मल्टीपल का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर स्केलर लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 को, तो उस टाइप का होगा। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसका प्रूफ भी देख सकते हो इस वाली बात से, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये एल डी नहीं होंगे, एल आई होंगे। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। प्लस आप मैट्रिक्स वाले तरीके से भी वेरीफाई करना इसकी रैंक निकाल के, ठीक है। फोर्थ में आपको काम करना पड़ा होगा। इसमें से 5 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन में आपको काम करने की जरूरत थी। क्वेश्चन फोर्थ तो सबसे इजी है मैम। और भी इजी है। हाँ मैम, 2 4 7 को 3 से गुण कर दो मैम, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 हाथ चलाएगा। अच्छा, यही वाला आ गया। ये तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, तो ये तो हो गया एलडी। चलो, ये भी सामने ही दिख रहा था। और मैम रैंक मतलब क्या बोलूं हिंदी में, रैंक डिटरमाइन करके उसको करना भी माने ज्यादा इजी है मैम रैंक से। हाँ मैम। हाँ, ये तो जरूरी नहीं आपको दिख जाए कि ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं एक दूसरे के। किसी को दिख गया होगा, किसी को नहीं दिखा होगा, तो अपना रैंक वाला तरीका लगाओ, मैट्रिक्स निकाल लो वहां से, बहुत ही इजीली इसका रो एशेलन फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 2 4 7 6
1 2 3 2 4 7। चलो कर लेना, अब मैं इसको क्या ही कराऊँ, एक और क्वेश्चन कराना है ना मुझे। निकाल लोगे ना मैट्रिक्स से रैंक? हाँ 2 होगा मैम रैंक। रैंक 2 ही हो जाएगा। अच्छा एक और कंसेप्ट बताना है मुझे, वो इंटरेस्टिंग सा है कि अब मुझे जल्दी से क्लास ओवर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब दूसरे कमरे में बैठी हूँ, इधर पंखा चल रहा है और इन्वर्टर इतना लोड ले नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा मैं ये बताना चाहती थी, कहाँ गया वो बेसिस। अच्छा इसमें एक और ऑप्शन डाला हुआ है मैंने, मतलब उसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। एक और क्वेश्चन डाला हुआ है नोट्स के अंदर ही, इसी के जैसा, जैसा आपको क्वेश्चन अभी दिया था, देख लेना उसको। मैं एक आपको सिखाना चाहती हूँ, अगर आपको स्पैनिंग सेट गिवन है, ध्यान से देखना, स्पैनिंग सेट अगर गिवन है तो आप जानते हैं इसको रिड्यूस करते 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 आप किस पे पहुंच सकते हैं, इसके अंदर से वेक्टर माइनस करते 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 किस पे पहुंच सकते हैं आप? बेसिस पे। बेसिस से। राइट। तो स्पैनिंग सेट में कुछ ऐसा होता होगा, या तो स्पैनिंग सेट LI होता होगा या LD होता होगा। अगर स्पैनिंग सेट LI मैम हो गया अगर LI तो होगा लॉटरी, तो मैम बेसिस ही होगा। तो लॉटरी निकल जाएगी अपनी, तो कुछ काम ही नहीं करना है हमें। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से बेसिस मिल गया हमें। बात किसकी करनी है हमें? LD की। वो तो अपना ट्रिवियल केस है, उधर तो काम हो ही जाएगा, बस हमें देखना होगा कि LI है कि LD। LI और LD कैसे चेक करोगे? मैट्रिक्स वाले तरीके से ही, यानी स्पैनिंग सेट गिवन है, आपको उससे मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, देखना है कि LI है या LD है। LI है तो बेसिस बनी गया। अब बात आती है LD की। LD होगा तो क्या करेंगे? रो एशेलन फॉर्म जब आप बनाओगे उसमें कुछ ना कुछ 0 रोज बन जाएंगी, 1 2 3 कितनी भी बन सकती हैं। ऊपर कुछ ना कुछ नॉन 0 रोज पड़ी होंगी। ये जो नॉन 0 रोज होंगी ये क्या कंस्ट्रक्ट करेंगी? आपका बेसिस। एग्जाम्पल से देखते हैं। गिवन दैट, अब एक बार ध्यान देना, जो वेक्टर्स आपको गिवन होंगे, मैंने कहा था मैट्रिक्स को A तरीके से भी लिख सकते हो, A ट्रांसपोज वाले तरीके से भी लिख सकते हो। इसमें आपको क्या करना होगा? देखो रो एशेलन फॉर्म कर रहे हो आप, कॉलम एशेलन फॉर्म नहीं कर रहे हो, ज्यादातर रो एशेलन फॉर्म ही पढ़ते हैं हम। तो आपको जो वेक्टर्स गिवन होंगे उनको आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे डेफिनेशन में बताया गया, V1 ऐसे, मतलब V1 यहाँ पे पूरा वेक्टर रो वाइज, V2 वाले वेक्टर के कोफिशिएंट रो वाइज, V3 वाले वेक्टर के कोफिशिएंट रो वाइज। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते, V1 वाले के कॉलम वाइज नहीं कर सकते, ट्रांसपोज वाला तरीका यहाँ पे नहीं लगेगा। देखो मैं बताती हूँ कैसे, समझ लो उससे। अब देखो R³/R टाइप का तो हमेशा नहीं गिवन होगा ना आपको, Rn/R टाइप का। तो यहाँ पे कुछ अलग सा स्पैनिंग सेट गिवन है, वो किसका है? पॉलिनोमियल्स का। देखो कैसे दे रखा है, x, y और z 3 दे रखे हैं। x दे रखा है t³ + 2t² - 2t + 1, ये है। अब इस केस में हमें पता क्या होता है बेसिस के बारे में? स्टैंडर्ड बेसिस हमें क्या पता होता है इसका? 1t t² t³। 1t² हाँ, तो हमें क्या करना होगा? इनके कोफिशिएंट्स उठाने होंगे मैट्रिक्स बनाते टाइम। अभी बताऊंगी मैं कैसे। y दे रखा है हमें t³ + 3t² - t + 4। z दे रखा है 2t³ + t² - 7t - 7। ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको। अब ये जो x वेक्टर है उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर बोला जा सकता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर, जिसको ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, जिसको हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स के रूप में। कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है, कोफिशिएंट्स लिख दो उसके बेसिस के हिसाब से, 1 2 -2 1। इसी तरह नीचे वाले का लिखेंगे y का 1 3 -1 4। उससे नीचे वाले का लिखेंगे 2 1 -7 -7। अपना साथ साथ देखते जाओ, यही बनेंगे। मैं अपना नोट से भी वेरीफाई करती जाती हूँ साथ साथ। ये कोऑर्डिनेट वेक्टर बन गए। अब ये वेक्टर उसी शक्ल के आ गए जैसे हमें चाहिए थे। इस तरीके से ना भी लिखो तो भी आपको क्या करना है? सिर्फ मैट्रिक्स बनाते टाइम इनके कोफिशिएंट्स को पिकअप करना है। ठीक है, मैट्रिक्स बनाओ। अब A मैट्रिक्स बनेगी, कैसे बनेगी?
यहाँ पे x वेक्टर रख दो, यहाँ पे y वेक्टर रख दो, यहाँ पे z वेक्टर रख दो, तो मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी? 1 2 -2 1, अगला है 1 1 3 -1 4 2 1 -7 -7। अब क्योंकि रो एशेलन फॉर्म हमने कर लिया, मैं इसको डायरेक्टली रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देती हूँ जो आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आप लोग अब कर ही लोगे। रो एशेलन फॉर्म बनेगी, ऊपर वाली रो तो सेम ही रहती है लगभग, इसमें कोई चेंज आता नहीं है। दूसरी रो में आएगा 0 1 1 3 और 0 0 0 0। जिस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग या जिस वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 रो आई है, उस वेक्टर के बारे में आपको एक बात पता चल गई कि वो LD वेक्टर था। ठीक है, ये जो Z वेक्टर था इसके बारे में आपको क्या पता चला? ये RC वेक्टर था, यानी LD वेक्टर था जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 रो आई है। तो अब आपको क्या करना है, 0 रो पे ध्यान ना देते हुए ऊपर वाले 2 रोज का उठाना है, ये वाली और ये वाली। इन रोज को जब आप उठाओगे तो ये रो अपने आप में क्या थी? एक वेक्टर थी, x वेक्टर और y वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग। x वाली तो अनचेंज्ड है, y वाली चेंज हो गई है, नो प्रॉब्लम। तो अब जो बेसिस बनेगा वो ये बनेगा, बेसिस कहलाता है ये 1 2 -2 1 0 1 1 3, ये होगा बेसिस। 0 1 1 3 आपको नहीं पसंद है? हाँ बोलो। लेकिन मैम जो इस सेट का तो डायमेंशन 4 है, लेकिन बेसिस में 2 एलिमेंट हो सकता है क्या? सेट का डायमेंशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये जो r³/r गिवन था, ये तो खैर PNR के हैं, रुक जाओ इसको गायब करो। यहाँ पे क्या गिवन था? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस। और ये जो XYZ है ना, ये जनरेटिंग सेट है किसी सबस्पेस के। मतलब क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा मैं लिखने में थोड़ा कम हो गया। फाइंड, क्वेश्चन ये गिवन है कि फाइंड द सबस्पेस जनरेटेड बाय x y एंड z। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऊपर कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन था VNF, हाँ मैम। ठीक है, उस वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट दिया था जिसके अंदर क्या एलिमेंट्स थे? x y z, एक सबसेट था उस वेक्टर स्पेस का। ठीक है, और ये सॉरी सबसेट था, हाँ। तो ये क्या है? ये सबसेट कहा गया है किसी न किसी सबस्पेस को जनरेट करने वाला है, यानी कोई ना कोई स्पैनिंग सेट गिवन था आपको किसी न किसी सबस्पेस का। स्पैनिंग सेट तो गिवन था, पर स्पैनिंग सेट बेसिस बनाई जरूरी थोड़ी होता है। तो हमें यहाँ से पता करना था कि ये किस सबस्पेस को जनरेट करने की ताकत रखता है, यानी इसको रिड्यूस करते करते हमें पता करना था कि XYZ या तो तीनों LI होंगे या इनमें से कोई 2 या कोई एक LI होगा। तो वो बस LI वेक्टर्स पता करते ही हमारे पास बेसिस आ जाता। हमने LI वेक्टर्स पता कर लिए, फर्स्ट 2 रोज वाले LI हैं, यानी x और y के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स थे वो LI थे, x और y के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हमने बेसिस क्या लिख दिया? ये लिख दिया। और y को LI ये नहीं कह सकते क्या? क्या मैम हमने तो चेंज्ड जो y है उसको बेसिस में लिख दिया। वो कोई दिक्कत नहीं वो है, जो पहला y गिवन था उसको भी लिख वो भी सकते तो हो हैं। सकता है। इसको पता है क्यों लिखा हाँ जाता है? ठीक है। इसको इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे 0 आता है, और ये 0 बड़ा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि अगर 0 आ जाता है तो हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आगे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है तो वो कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एंट्री 0 हो, इसलिए इसको लिख दिया जाता है इसके नए स्वरूप को। ठीक है, मेरी हिंदी समझ में आती है? इसको भी लिखा जा सकता था, मैम, देखो हिंदी दूसरा में तो बेसिस मत लिखो। वो ऐसे ही मजाक में मैं लिख देती हूँ। जो y है उसको भी लिखा जा सकता था। ओरिजिनल वेक्टर क्या था? 1 3 -1 4, और ये जो वेक्टर है ये 0 1 1 3 लिख दिया। चलो ये भी बेसिस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी बन जाएगा। जो ओरिजिनल था उससे भी बेसिस बना सकते हैं, बस 0 आ जाता है उसमें पहली पोजीशन पे, उसको इसलिए लिख दिया जाता है। 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ जाओगे, ये 0 हर एक पोजीशन में आएगा, क्योंकि 0 किसके नीचे का है? 0 इस पिवट के नीचे का एलिमेंट है ना, इसलिए यहाँ पे हमेशा 0 आता है।
तो इसको थोड़ी ज्यादा वैल्यू दे दी जाती है, बुक्स में इसको लिख दिया जाता है। समझ रहे हो? तो बेसिस ये भी है, ऊपर हाँ वाला मैम। भी है और बेसिस नीचे वाला भी है, क्योंकि बेसिस यूनिक नहीं होते। ठीक है, अब ये जो भी सबस्पेस बना, जिसका भी ये बेसिस है, जिस भी सबस्पेस का बेसिस है, मान लेते हैं वो W है, उसकी डायमेंशन 2 आ गई, क्योंकि बेसिस के अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े। ठीक है, यस मैम। अब हम कल क्या काम करेंगे, इसी के कंटिन्यूएशन में एक काम हमें करना है कल। W1 और W2 दो निकालो, मतलब 2 स्पैनिंग सेट दे रखे होंगे, एक W1 को जनरेट करेगा, एक W2 को। फिर आपसे पूछा जाएगा W1 प्लस W2 का स्पैनिंग, W1 प्लस W2 का बेसिस बताओ और W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस बताओ। इनके बेसिस फाइंड आउट करने की बात की जाएगी, बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, बाकी आज जो मैं क्वेश्चंस डालूंगी नोट्स में, एक दो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, वो कर लेना। और ड्राइव में जाके देख लो, मैंने बेसिस डायमेंशन के ऐड कर दिए क्वेश्चंस। किसी को आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, नहीं तो टाटा बाय बाय। नोट्स किधर अवेलेबल होते हैं? नोट्स ऑल हैंड रिटन नोट्स नाम से फोल्डर है ना, मैंने आपसे ड्राइव का लिंक शेयर किया है, मैं हाँ आपको भेज दूंगी, मैं उसमें अपना स्क्रीनशॉट लेके उसमें ठीक है मैम, थैंक यू। बता दूंगी। बाकी उसमें ऑल हैंड रिटन नोट वाला एक बार चेक कर लेना। ठीक है ज्ञानेश, बताना अगर ना मिले तो मैं बता दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके मैम। हमारा व्हाट्सएप